और जो डॉक्टर बिना दवाइयों के ठीक करते वो तो मूर्ख है। हाई बीपी, अनकंट्रोल बीपी जब रहता है तो वो किडनी को जाके नुकसान देता है। ये जो फास्ट फूड की चेनों पे लगी हुई है, जो हमारी जंक फूड की चेनों पे, उतनी ही भीड़, उतनी ही लाइनें डॉक्टरों के यहाँ पे लगी। कोई वार्निंग साइंस या सिम्टम कि उसको पता लग जाए कि यार किडनी में प्रॉब्लम है या हो सकती है। हॉस्पिटलों में जो वो दही आ रही है, दही के अंदर पकौड़ी डली हुई आ रही है, नमक डला हुआ आ रहा है, वो तो जहर आप खा रहे हो, साथ में बीमार पेशेंट को और बीमार करते चले जा रहे हो। आयुर्वेदा जो है वो 5000 साल पुरानी है, कोई कहता है 9.5 लाख साल पुरानी है, जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर। बीमारियों से दूर रहने का कोई आयुर्वेदिक नुस्खा? इतनी सुंदर बात है कि आयुर्वेद कहती है बीमारी ना हो, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणा मातुरस्य विकार। पेन किलर्स का सेवन करते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स में पेन किलर ले लिया, पेन किलर के कारण जो है वो किडनी जो है वो डैमेज है। दूध में कभी नमक डाल के लेना ही नहीं चाहिए, जहर बनेगा ही बनेगा शरीर में जाकर। पहले लोग शतायु हुआ करते थे, आज जो है 60-65 साल की एक रिपोर्ट आई थी कि एवरेज एज हो गई है। जापान में 1 लाख से ऊपर लोग 100 वर्ष के ऊपर की आयु। सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं और सूर्योदय से पहले खाना ना खाएं, क्योंकि यही वो समय होता है। अगर उन्होंने ये फॉलो कर लिया तो पहले दिन से चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर पुनीत, जो कि 5th जनरेशन आयुर्वेदिक चिकित्सक है, इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत 12 साल पहले की थी एंड फाउंडेड कर्मा आयुर्वेद विद दिस ब्यूटीफुल एम। क्यों ना केमिकल ड्रिवन सोसाइटी को होलिस्टिक एंड नेचुरल लाइफस्टाइल की ओर शिफ्ट किया जाए। इनके NABH एक्रेडिटेड आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स की प्रेजेंस देश विदेश में बहुत अच्छी है। 2023 में इन्हें इंडियन फेम अवार्ड्स के द्वारा इंडिया बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर के सम्मान से नवाजा गया था, जिसे बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नमस्कार डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बैठक विद बंसल। इट्स अ प्राउड फीलिंग टू हैव यू हियर। आयुर्वेद जो सनातन की अनादि काल पुरानी चिकित्सा और जीवन शैली है, आप उसको ग्लोबल ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद। देखिए, आयुर्वेद जो है वो एक लौती ऐसी पैथी है। हमारे पूरे दुनिया में 100 से अधिक पैथी है, मोर देन 100 पैथीज आते हैं, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जो आप कहती है कि आप बीमार ही ना पड़ो। बाकी पैथी कहती है आप बीमार हो गए, आप आओ, हम आपका इलाज करेंगे, लेकिन आयुर्वेद कहती है, कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी सुंदर बात है कि आयुर्वेद कहती है बीमार ही ना पड़ो। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणा मातुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और आतुर यानी कि जो बीमार आदमी है उसको ठीक करना वो दूसरा प्रयोजन है, और जो स्वस्थ है उसको ठीक रखना पहला प्रयोजन है। आयुर्वेद ही ऐसी पैथी है जो एक वेद यानी कि रिलीजियस टेक्स्ट का उपवेद है, यानी कि अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो कितनी सारी चीजें हैं। जब हम उपवास को लंघन कहा गया है आयुर्वेद में, जब हम उपवास को सनातन से जोड़ देते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट होता है उस उपवास का। जब हम रिलीजन से किसी चीज को जोड़ते हैं तो उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो जाती है। जैसे एकादशी का व्रत रखना, 15 दिन में एक बार व्रत रखना, साल में 2 बार 9 दिन की फास्टिंग करना, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे शरीर के शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। आजकल हमने देखा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज्यादा चलन है। मैं खुद करता हूँ डॉक्टर साहब जी। 12 से 15 घंटे की मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग रहती है। मेरा डिनर मैं यूजुअली कर लेता हूँ 8-9 बजे तक, और अगली मील जो नेक्स्ट डे मेरी होती है वो 9-10 बजे के बाद होती है मिनिमम। तो ये बहुत ज़रूरी है, मुझे इसके बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये नए नए नाम जो आज हम सुन रहे हैं, ये आयुर्वेद में अनादिकाल से चलते हैं। खाना खाने का समय और खाना खाने ना खाने का समय बताया गया है। सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं और सूर्योदय से पहले खाना ना खाएं, क्योंकि यही वो समय होता है जब सूरज उग रहा होता है और हमारी जठर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर जो है वो पीक पर होती है, और जो भी हम खाते हैं वो पच रहा होता है इस समय। जब हमारी जठर अग्नि पीक पर है तो जो खाना खा रहे हैं वो पच रहा होता है। अगर हम उसके आगे पीछे ऊपर नीचे खाना खाते हैं तो वो खाना पचता नहीं है। यही हम गलती करते आ रहे हैं, यही हम गलती करते चले आ रहे हैं। काफी समय से हमने खाने का ना प्रचलन चेंज कर दिया। मैं किसी एक ऑनलाइन डिलीवरी जो प्लेटफॉर्म है उसके किसी एग्जीक्यूटिव से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ऑर्डर्स ही रात को आते हैं। हम दिन में तो हमारे लड़के फ्री होते हैं, रात को ही हमारे लड़के बाइकों पे अलग अलग रेस्टोरेंट का खाना लेके शहरों वाले लोगों को पहुंचा रहे होते हैं। कितनी एक हमारी
ऐसी हमारा आयुर्वेद हमारे साथ होते हुए भी जो बताया गया है कि किस समय हमें खाना खाना है, किस समय नहीं खाना है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में खाना। तो 9 से 6 की विंडो कर ली हमने, 9 बजे से पहले नहीं खाना, 6 बजे के बाद नहीं खाना। उस विंडो के अंदर अगर हमने खाना खा लिया तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही एक प्रकार की। तो खाना खाने का समय बड़ा निर्धारित होना चाहिए जिस समय हमारी जठर अग्नि प्रज्वलित है। अगर हम जो खा रहे हैं वो पच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमने खाया 100 ग्राम और 100 ग्राम पचाया, बहुत अच्छी सिचुएशन है। 200 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया तो बड़ी खराब स्थिति है, कहीं ना कहीं बीमारी को बुलावा दे रहे हैं हम। बीमारियों की जड़ है, बीमारियों की जड़ है बिल्कुल। 160 से ज्यादा बीमारियों के कारण होता है आम। आम होता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, यानी कि जो हमने खाना खाया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे कहा गया है आम। तो वो जो आम होता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एलडीएल बढ़ाता है, वीएलडीएल बढ़ाता है, यूरिक एसिड बढ़ाता है और अन्य जितने जहर के नाम हम सोच सकते हैं हमारे शरीर में बढ़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं पीछे जो कारण है वो आम होता है। आम खा गए अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमने खाया, हमारी जठर अग्नि मंद थी उस समय हमने खा लिया और वो पचा नहीं, शरीर में रह गया, वही अनडाइजेस्टेड फूड बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। इसमें एक ये चीज भी होती है कि कहते हैं कि अगर फ्रूट्स खा रहे हो तो साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम मत कीजिए, या फिर कुक मील जो होती है, अनाज होता है, उसको कंज्यूम ना कीजिए, फ्रूट्स को बाकी चीज़ों से अलग रखिए। ऐसे ही सभी चीज़ों के लिए कुछ अलग चीज़ें डिफाइन की गई हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे आपने समय के बारे में बात करी कि खाने का समय होता है कि जब तक हमारा सूर्य उदय होने से सूर्य सनराइज से सनसेट, सनराइज से सनसेट का जो हमारा टाइमिंग होता है आपने बताया, तो साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को क्या चीज़ किसके साथ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है। बिल्कुल अमित, बहुत जरूरी है कि हम खाने पीने का किसके साथ खाना है, क्या खाना है, ये बहुत सारी बारी ना हम इग्नोर करते हैं। लेकिन हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, ये सब लोगों को पता था कि क्या विरुद्ध आहार होता है, और लेकिन हम आजकल हमें नहीं पता। विरुद्ध आहार की एक पूरा बताया गया है कि किसके साथ हमें क्या नहीं खाना। आज मैं आपके माध्यम से एक ये चीज बताना चाहूंगा, एक ऐसी चीज जो मैंने नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में देखा है कि लोग भर भर के खा रहे हैं, और वो सबसे बड़ा विरुद्ध आहार है। कड़ी खाते हो आप? कड़ी? हाँ जी। कड़ी जो होती है ना, उसे दही को गर्म करके बनाया जाता है। दही की तासीर जो होती है उसको अगर गर्म किया जाए तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, तो वो बन जाता है विरुद्ध आहार, संस्कार विरुद्ध। दही का जो अपने आप की जो उसकी तासीर है उसके वो ऑपोजिट हो जाती है। और कड़ी पकौड़े में क्या किया, दही को गर्म करके बना दिया, वो जहर बन जाता है जो हम खाते हैं कड़ी के नाम से। उसमें पकौड़े डाल के, अलग अलग मसाले डाल के, दही को गर्म करके। दही के रिगार्डिंग बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, दही को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। लेकिन ये कड़ी पकौड़ा जो है ना, ये आज के बाद खाना मतलब समझ लेना कि जहर खा रहे हो। इस तरीके से ये नुकसान देता है, इस तरीके से ये हमारे शरीर को खराब करता है। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाया जाता, दही को हमेशा ठंडा खाया जाता है। दही पे कभी नमक डाल के नहीं खाया जाता, दही पे कभी चीनी डाल के नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि चीनी और नमक जो होते हैं वो केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं, और दही में जो होता है वो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं। अगर हम उन पे नमक या चीनी डालते हैं तो वो बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, और वो जो फायदा दही को करना होता है वो दही हमें फायदा नहीं कर पाती है। हमारे यहाँ तो ना भंडारों में इनफैक्ट कड़ी सबसे ज्यादा बांटी जाती है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में कड़ी कितने छटकारे लेके लोग खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे आपने बताया कि ये अपने आप में जहर है। जहर है कड़ी, क्योंकि इसके अंदर एक तो दही गर्म हो गई, ऊपर से मसाले डल गए, तो दही जो है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसको अगर खाना है तो हमें जो घर की दही अगर हम बनाए और मिट्टी के बर्तन में उसे जमाएं, बाहर की दही जो होती है वो पैस्चराइज होती है, उसका भी हमें फायदा नहीं होता, उसके बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो मोर और लेस डेड होते हैं। जो घर की दही होती है वही हमें फायदा करती है। कोई एंटीबायोटिक खा रहा है, उसका गुड बैक्टीरिया सारा मर जाता है। अब अगर उसने दही खाई है 15 दिन में उसका गुड बैक्टीरिया दोबारा से आ जाएगा, दोबारा से 15 दिन तक उसको दही रेगुलर खानी चाहिए। रात के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में लेना चाहिए, और सुबह के समय ले सकते हैं और दोपहर के समय ले सकते हैं। रात के समय दही को अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। दही कफ वर्धक होती है, कफ बढ़ाती है। रात के समय लेते हैं तो कफ और ज्यादा बढ़ेगा। अभिसंधि होती है, आपने देखा होगा पहले के समय में दही और चीनी, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा था तो घर से एग्जाम है, अच्छा दही चीनी बेटा खा के जाना। दही चीनी के पीछे क्या रीजन था? उसके पीछे दही और चीनी जब साथ में मिल जाती है तो वो
अतिसार, भयज अतिसार, मतलब डर के कारण हमें जो पॉटी लगने की संभावना होती है, भयज अतिसार के लिए बहुत अच्छी बताई गई है दही और चीनी, क्योंकि दही अभिसंधि होती है, हमारे स्त्रोतों को रोकती है। तो उस समय हम दही और चीनी खा के भेजे थे, हमने उसको जोड़ दिया किससे, संस्कार से, धर्म से जोड़ दिया, लेकिन क्योंकि उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो जाती है इसका। अभी एक चीज और है, आजकल ना मार्केट में एक नई चीज चल रही है कि लोग कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए। इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज अभी दही के ऊपर चर्चा चल रही है, दही भी अपने आप में एक डेयरी प्रोडक्ट है, बहुत से लोग जो हैं इसके खिलाफ हैं आजकल। देखिए, डेयरी प्रोडक्ट हम काफ़ी लंबे समय से जो है वो कंज्यूम करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम है अडल्ट्रेशन की। अगर दूध हम ले रहे हैं तो दूध में हमने गाय को माँ का दर्जा दिया सनातन में। क्यों दिया है माँ का दर्जा? क्योंकि गाय जो है पहले अपने बछड़ों के लिए दूध देती है और उसके बाद हम अपने दूसरे बच्चों के लिए दूध देती है, यानी कि हमारे लिए देती है, इसलिए हमने माँ का दर्जा दिया है गाय को। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो इतना ज्यादा अडल्टरेटेड हो गई है। गाय क्या खा रही है, वो थैली में जो पैक हुआ हुआ दूध आ रहा है वो किसी काम का नहीं है। जब ये सब चीजें थी तब वातावरण साफ था, गाय से दूध घरों में होती थी गाय लोगों के, और वही गाय का दूध लोग फ्रेश पी रहे होते थे। ये 2-4 दिन पहले पैक हुआ और कैसे बना, मशीनों से पैक हुआ, थैली में जो आ रहा है ये किसी काम का दूध नहीं है। इंजेक्शन लगाते हैं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं दूध को बढ़ाने के लिए, और उससे दूध जो है वो ज्यादा निकलता है। और जहाँ पे उसको अपने कुछ टाइम के लिए दूध देना था, लेकिन वो लंबे समय तक जो है वो गाय दूध दे रही होती है। डॉक्टर साहब एक और चीज बताई जाती है, कहते हैं कि जो गाय का दूध होता है उसका जो ग्रोथ हार्मोन इंडेक्स होता है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंडेक्स से मैच नहीं करता है, उसका कहीं ना कहीं रेशियो में फर्क है और उसका ग्रोथ हार्मोन इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके चलते वो हमारे ऑर्गन्स में ना एजिंग जल्दी करता है। तो हम लोगों को कहते हैं कि वो नुकसान करते हैं इन अ सर्टेन वे, वो कार्सिजीनियस हो जाता है हमारे लिए। तो क्या इस बात पे आप क्या बताना चाहेंगे? आयुर्वेद में सबसे बढ़िया दूध जो बताया गया है वह बकरी का दूध, हल्का होता है और सबसे अमृत तुल्य कहा गया, अमृत के समान बताया गया है बकरी का दूध। लेकिन जो गाय का दूध होता है वो भी अच्छा बताया गया है, अगर सही से उसको ढंग से इस्तेमाल किया। मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, पूरी डाइट है, उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, दूध को अलग अलग फॉर्म में यूज करने लग गए। हमने पनीर बना लिया, उसका पनीर में उसके अंदर फिर और कुछ कर दिया, हमने बड़ा ना उसको एडल्टरेटेड कर दिया चारों तरफ उसके, फिर दूध भी असली नहीं आ रहा। इसीलिए आज के समय में ये कहना गलत नहीं है कि दूध जो हो सके वो हम कम से कम ले, अगर असली नहीं आ रहा तो, अगर असली आ रहा है, गौशाला से आ रहा है, सही आ रहा है तो ले सकते हैं। प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम वातावरण में है, प्रॉब्लम हमारे आसपास जो चीजें एडल्टरेटेड हो रही है उसमें है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज की ध्यान देने की जरूरत है। देखो असली दूध मिलना तो अब ना के बराबर है, सब शहर में आ गए हैं, शहर में हम लोग अपनी खुद की गाय तो पाल नहीं सकते हैं। ओनली ऑप्शन इज जो अमूल का दूध आता है या फिर मदर डेयरी का आता है या फिर जो पैक्ड मिल्क मिलता है मार्केट में। अब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते पीछे से कि वो दूध कितना सही है कितना गलत है। बिल्कुल, शहरों में भी ना गौशाला होती है 5-7 किलोमीटर के, जो अगर हम देखें तो उसमें कोई ना कोई गौशाला मिल जाएगी। तो वो गौशाला से अगर दूध आ रहा है और अगर वो गौशाला सही से गाय का वहां पे प्रॉपर हो रहा है, तो मुझे लगता है वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है एज कम्पेयर टू पैकेट वाला दूध लेना। जल्दी जल्दी में एक एक चीज को करने से बेटर है कि पहले अपनी सेहत तो देख लेना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा आयुर्वेद से किन किन रोगों को ठीक किया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद जो है ना वो कंप्लीट साइंस है। आयुर्वेद एक प्रकार की कंप्लीट पैथी है जहां पे रोगों को जड़ से इलाज करने के लिए बताया गया। अब हेल्थ क्या है और आयुर्वेद क्या है और बाकी पैथियां क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। हेल्थ जो है वो है, इट इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, 4 एस्पेक्ट है हेल्थ के। सिर्फ फिजिकली अच्छा होना इज नॉट कंसीडर्ड गुड हेल्थ। बिल्कुल ठीक बोला। और आयुर्वेद जो है ये पहले से ही हेल्थ की डेफिनेशन ऐसी बता रहा है। WHO में धीरे धीरे करके एक एक एस्पेक्ट जोड़ा गया, फिजिकल के बाद मेंटल जोड़ दिया, मेंटल के बाद सोशल जोड़ दिया, फिर स्पिरिचुअल जोड़ गया। लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए सब चीजें बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद जब भी किसी बीमारी की चिकित्सा करता है तो हम रूट कॉज पे उसको ठीक करने के लिए, रूट कॉज पे उस पर काम करने के लिए हम करते हैं। हमेशा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, ना कि बीमारी को दबाने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। लॉन्ग रन के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं कि वो बीमारी जड़ से समाप्त हो, जड़ से खत्म हो। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने लोगों ने किस तरह की एलोपैथिक दवाइयां ली या केमिकल वाली दवाइयां ली, तो क्या BP कभी ठीक होता है उन दवाइयों से?
कभी शुगर देखिए किसी पेशेंट की ठीक हो गई हो, सर डोसेज बढ़ती रहती है। डोजेज बढ़ती चली जाती है। और कोई बीमारी आपने देखी हो जो एलोपैथी में दवाई ले रहा हो, केमिकल वाली दवाई ले रहा हो और वो ठीक हो गई, थायराइड कभी ठीक होता है? जितनी भी आप बीमारियां देखेंगे ना, बीमारियों में क्या होता है, बीपी जो था वो बीपी एक शुरू हुआ, फिर एक गोली चली, फिर थोड़े टाइम दूसरी गोली चली, फिर धीरे धीरे करके देखा था बीपी बढ़ता चला जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लग जाते हैं। ऐसे ही डायबिटीज का है, डायबिटीज हुआ उसके बाद इंसुलिन हुआ, इंसुलिन के बाद धीरे धीरे इंसुलिन की डोजेस बढ़ती गई और फिर डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन आ गए, हार्ट पे, लिवर पे, किडनी पे, ब्रेन पे कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इस तरह के दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है। डायबिटिक फुट आपने सुना होगा। इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी क्यों हो रही है? क्योंकि जो दवाई आप ले रहे हो वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। उसको कंट्रोल करना, मेंटेन करना तो एक चीज है, वो भी नहीं हो रहा, तभी तो वो बढ़ती चली जा रही है, तभी तो वो डायलिसिस पे जा रहे हैं, तभी तो पेशेंट इंसुलिन पे आ जाते हैं सीधा। जिनकी दवाइयां चल रही है वो इंसुलिन पे आ गए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेदा पे ना टाइम बहुत लगता है इसलिए भरोसा नहीं जमता, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यार उसमें ना परहेज बहुत है, इतने परहेज निभाए नहीं जाते। क्या कहना चाहोगे इस चीज के बारे में? देखिए ऐसा है अमित कि टाइम ज्यादा लगता है, लंबा ट्रीटमेंट है, तो आप मुझे एक बीमारी जैसे हमने बात करी जो ठीक ही नहीं हो रही बीमारी, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि आपका जो है जड़ से चिकित्सा हो रही है, जड़ से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो बहुत दोनों में बहुत फर्क है। आप एक तरफ परमानेंट की तरफ जा रहे हो, एक तरफ मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हो, और मेंटेन होकर वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ आप उसे धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हो। तो ये कहना तो मुझे तो लगता है आयुर्वेद फास्ट होगा क्योंकि वो ठीक कर रहा है। स्लो तो वो हो गया ना जो आपकी बीमारी को बढ़ाता चला जा रहा है धीरे 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 करके। ठीक बात है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपने गोली खाई, आप दर्द हो रहा है, आपको दर्द की गोली खाई और आपका दर्द ठीक हो गया, अगर आप इसको फास्ट कहते हो तो ये फास्ट नहीं है, ये तो बीमार कर रहा है ना। आपने दर्द का तो इलाज किया ही नहीं, ठीक है आपको कोई जाना है, आपको काम पे जाना, आपने दर्द की दवाई खाई और आप निकल पड़े पूरे दिन के, लेकिन उस दर्द की दवाई के कितने साइड इफेक्ट हैं, वो कितना ज्यादा नुकसान दे रही है, वो नेफ्रोटॉक्सिक कितनी है, किडनी को कितना नुकसान दे रही है, अन्य शरीर के ऑर्गन्स को कितना नुकसान दे रही है, प्लस आपने उस बीमारी का इलाज नहीं किया, आपने बीमारी के कारण जो दर्द आ रहा था उसका इलाज कर दिया। फिर अगले दिन भी वही करा, फिर 4 दिन वही करा, फिर महीना 2 महीना वही करते रहा, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण आपकी रूट कॉज पे बैठ गई, किडनी बैठ गई, रूट कॉज पे काम नहीं हुआ ना, बिल्कुल सप्रेस किया उसको और उसको प्रोलॉन्ग करने दिया लंबे टाइम के लिए। एब्सोल्युटली। अब ना फंडामेंटल्स पे आते हैं, आयुर्वेदा की बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये कैसे वेस्टर्न मेडिसिन से डिफर करता है? देखिए आयुर्वेदा जो है ना वो एक टाइम टेस्टेड मेडिसिन है। आयुर्वेदा 200-250 साल पुरानी मेडिसिन नहीं है, चिकित्सा प्रणाली नहीं है कि हमारे जहाँ पे अब बहुत सारी चीजें जो हाइपोथेसिस पे चल रही हैं। एलोपैथी जो है वो 200-250 साल पुरानी है, आयुर्वेदा जो है वो 5000 साल पुरानी है, कोई कहता है, कोई कहता है 9.5 लाख साल पुरानी है, जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर आए। तो क्या करा था उन्होंने उस संजीवनी को सिर्फ लक्ष्मण जी को सूंघाया था, और सूंघने के कारण लक्ष्मण जी जो मूर्छित थे वो जीवित अवस्था में आ गए। तो क्या है, उनको विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बहुत से लोग आते हैं आयुर्वेद में, कब आते हैं, जब सारी तरफ से उनको हार हो जाती है, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता क्या करना है, कैसे करना है, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने मना कर दिया कुछ नहीं हो सकता, तब वो जाके आयुर्वेद की शरण में आते हैं। उस समय आयुर्वेद भी क्या कर सकता है? अगर आप शुरू के समय आ रहे हो, आपको पता है बीमारी है, बीमारी का इलाज करने का समय है, तभी तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है ना। बदनामी कहाँ हुई, जहां आप आखिरी में आ गए, यहाँ फायदा नहीं हुआ कुछ। लेकिन वही चीज अगर आप पहले कर ले तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता। ठीक बात। चाइना में अगर कोई बीमार होता है तो सीधा एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कराता, वो पहले चाइनीज ट्रीटमेंट कराता है, चाइनीज मेडिसिन लेता है, उसके बाद जब उसे फायदा नहीं होता तब वो एलोपैथिक में जाता है। हमारे यहाँ पे उल्टा है, पहले एलोपैथी में जाते हैं, फायदा नहीं होता तो फिर उसके बाद इंडियन मेडिसिन में जाते हैं, जिसको ऑल्टरनेट मेडिसिन कहते हैं, जबकि वो ऑल्टरनेट मेडिसिन की श्रेणी में नहीं आता। इतनी पावरफुल है, इतनी सक्षम है कि आने वाले कुछ समय में ये मेन स्ट्रीम में आएगा। सर बेसिक बीमारियां भी होती है ना, जैसे फीवर होता है या फिर कोई और इन्फ्लुएंजा लाइक डिसीज होती है, हमारे घर पे ना बैकअप में मेडिसिन की दुकान लगी होती है पूरी की पूरी। अगर हम बात करेंगे ना, फीवर होता है हमारे को, फीवर के लिए हमारे पास डोलो, क्रूसिन, इस तरह की दवाइयां ना हमारे घर में भरमार लगी होती है, कफ सिरप, सर ये सब बैकअप में रखते हैं हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पास आयुर्वेद है? हम लोग आयुर्वेद का तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर इस तरह की बीमारी होती है तो आयुर्वेद कितना सक्षम है इनको ठीक करने में?
देखिए पता है क्या होता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, अगर वो आपको 10 दवाइयां लिख दे और 20 टेस्ट लिख दे तो आपको लगता है बहुत बड़े डॉक्टर में आए, क्योंकि वो 5 स्टार फैसिलिटी में बैठा है और वहां पे उसने आपको 10 टेस्ट लिख दिए और 20 दवाइयां लिख दी, तो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत अच्छा लेवल का डॉक्टर। दूसरे डॉक्टर पे आप जाते हो, थोड़ी नॉर्मल जगह पे बैठा है, 5 दवाइयां लिखी है, 60 टेस्ट लिख के, तो थोड़ा कम डॉक्टर है। तीसरा होता है कि जिसने बिल्कुल ही कम दवाइयां लिखी, वो और थोड़ा नीचे श्रेणी का डॉक्टर है। और जो डॉक्टर बिना दवाइयों के ठीक कर दे वो तो मूर्ख है। ये हमारी माइंडसेट है, ये हमारी साइकोलॉजी हो चुकी है। हम ये सब कब मानेंगे, जब कोई गोरा आके बता देगा आयुर्वेद इज द बेस्ट, तब लगेगा हाँ आयुर्वेद इज द बेस्ट, आयुर्वेद सबसे बढ़िया। क्योंकि हम वेस्ट को कॉपी करने में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि वेस्ट क्या कर रहा है हम वही कर लें। ये तो है। हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं, हम अपना सब कुछ जो है वो छोड़ के वेस्ट के पीछे लगे हुए, जबकि वेस्ट को इस चीज की समझ आ चुकी है कि किस तरीके से हम एडवांस थे, किस तरीके से आज अमेरिका एक हल्दी जो हम घरों में यूज करते हैं उसको पेटेंट कराने में लगा हुआ है। अगर वो पेटेंट हो गई तो हल्दी हमारे को पता है कितना मुश्किल होगा। तो वो इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं। जो हम आम घरों में स्पाइसेस यूज करते हैं ना, वो सारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। अगर उसी का हम ढंग से यूज करते हैं, सब चीजें करते हैं, तो पहले के लोग इतने बीमार तो नहीं पड़ते थे जितने आज पड़ते हैं। पहले 5 में से 4 लोग जो थे वो स्वस्थ थे, आज 5 में से 4 लोग अस्वस्थ हैं। पहले अगर हम बात करें 100-150 साल पहले की, तो 30-40 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ की आबादी है। उसमें से 5 में से 4 अस्वस्थ हैं, पहले 5 में से 4 स्वस्थ हैं। ठीक बात है सर। पहले के टाइम पे पेट खराब होता था, घर में कहा जाता था तिफरा खा लो, इसबगोल का छिलका आता था, आज भी आता है, उसको खाने को कहा जाता था। जुकाम हो गया, काढ़ा पीने को कहा जाता था, या फिर फीवर हो गया तो कहते थे फ्रूट जूसेस पियो, नारियल पानी पियो। कितनी सही चीजें थी। और मतलब कहते थे ना, इन सब चीजों को लेने के बाद एकदम चकाचक हो जाता था इंसान। बट आज के टाइम पे क्या है, डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, और वो वहां पे एलोपैथिक मेडिसिन दे देते हैं, और वो बीमारी ठीक नहीं होती है सर, प्रोलॉन्ग करती रहती है। जितनी दवाइयाँ ये जो फास्ट फूड की चेनों पे लगी हुई हैं, जो हमारे जंक फूड की चेनों पे है, उतनी ही भीड़, उतनी ही लाइनें डॉक्टरों के यहाँ पे लगी हुई। जितने भी ये बैठे हैं चेन्स वाले, जितने की फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल के बैठे हुए हैं खाने पीने के, उतने ही डॉक्टर्स और केमिस्ट की लाइनें हैं। आप एक बार एनालाइज करना कि किस तरीके से दोनों चीजें साइमल्टेनियसली इंक्रीज करती चली जा रही है। हमारा लाइफस्टाइल कितना गड़बड़ हो चुका है, कैसे हम पहले जो थे, पहले के समय हम जब गुलाम थे तो स्वस्थ थे, आज हम अस्वस्थ हो गए। मतलब अगर हम पहले के लोग ज्यादा स्वस्थ थे तो पहले लोग शतायु हुआ करते थे, आज जो है 60-65 साल की एक रिपोर्ट आई थी कि एवरेज एज हो गई है। जापान में 1 लाख से ऊपर लोग 100 वर्ष के ऊपर की आयु के। हमारे भारत में भी पहले इसी तरीके से चीजें हुआ करती थी, स्थिति हुआ करती थी, लेकिन हमने अपनी डाइट चेंज कर ली, डाइट हमने इंटरनेशनल कर ली, हो गया सर, सब कुछ हमने अपना चेंज कर लिया। उठने बैठने का टाइम हमारा जो है वो सूर्य के अनुसार नहीं है, खाने पीने का टाइम हमारा उसके अनुसार नहीं है। हम इन सब चीजों को अगर एडवांसमेंट समझ रहे हैं तो हम अपने शरीर को खोखला करते चले जा रहे हैं। सर इस पर एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। स्कूल में जब बच्चा जाता है, हाथ में कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, थोड़ा और बड़ा आता है तो हाथ में सिगरेट आ जाती है, थोड़ा और बड़ा होता है तो अल्कोहल कंजम्पशन शुरू कर देता है, आगे जाके ड्रग्स की तरफ जाने लग गया यूथ हमारा आज के टाइम पे। फिर देखते ही देखते जिम शुरू करता है तो प्रोटीन, ये वे प्रोटीन खाना शुरू कर देता है। तो कहीं ना ये जो चीजें हैं ना, ये अपने आप में हमारे को दुर्गति की ओर ले जा रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। स्कूल में ये पढ़ाया जाना चाहिए आयुर्वेद की किस तरीके से खाना पीना और जो नशा जो आप बात कर रहे हो वो किस तरीके से नुकसानदेह है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, या चाहे वो किसी और प्रकार का नशा हो। एनीथिंग विच इज मेकिंग यू एडिक्ट, जो आपको अपना आदी बना रहा है, आपको उसको लेने के बगैर काम नहीं हो रहा, वो नशा है। चाहे वो कोई भी चीज हो, किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो आप कैफीन ले रहे हो, वो आप जो कैन वाली नई नई आ गई ये चीजें वो ले रहे हो, या फिर आप कॉफी ले रहे हो, या आप चाय ले रहे हो, या आप कोई भी इस तरीके की चीज ले रहे हो, अगर वो आपको अपना आदी बना रहा है तो वो नशा है। चाहे आप अल्कोहल ले रहे हो, सब चीजों के अनगिनत नुकसान होते हैं। लंबे समय तक प्रलॉन्ग अगर लिया जाए, पहले तो बहुत लोग कहेंगे, नीचे वीडियो में कमेंट आएंगे, बहुत लोग कहेंगे कि मैं तो इतना टाइम से ले रहा हूँ, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो सिगरेट रोज पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। आपको अभी नहीं होगा,
मैं शराब रोज पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं होगा। आप बोलो मैंने शराब पी ली मुझे कुछ हो गया, कुछ नहीं होगा। आपको एक समय के बाद प्रॉब्ली अब जब आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, प्रॉब्ली जब आपका हार्ट जो है उस तरीके से इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, आपकी जो सेल्स होंगे वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे, तब इन चीज़ों के असर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे अनगिनत नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने लगते हैं बॉडी पे, ब्रेन पे आते हैं, हार्ट पे आते हैं, लिवर पे आते हैं, किडनी पे आते हैं। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो इन चीज़ों से बच पाए। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि एलोपैथिक मेडिसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, केमिकल अगर आप किसी भी प्रकार का कंज्यूम कर रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं और वो लंबे समय तक होते हैं। अभी तो एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था जो बुखार की गोली है जो हम रेगुलर खाते चले आ रहे हैं वो ही नकली आ रही है। 56 दवाइयां, भी एक रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि नकली है। उसमें से एक जो बुखार की गोली, जो कुछ हुआ खांसी जुकाम और हमने खा ली, वो कहा जाता है सेफेस्ट मेडिसिन है, वही नकली मेडिसिन आ रही है। साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे अगर आप केमिकल का कोई प्रयोग करो। बुखार हुआ तो सिंपल से तरीका है, जो मैंने पिछले 10 सालों से कोई बुखार की गोली नहीं खाई, पिछले 10 सालों से मैंने कोई दवाई नहीं खाई बुखार की। तो नहीं है सर, जरूरत नहीं पड़ती। बुखार होने वाला होता है उससे पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, जिससे पता चलता है कि बुखार मेरे को आने वाला है 1 या 2 दिन बाद। बॉडी को होने लगता है, बॉडी में ऐसे लेजीनेस आने लगती है, उठने बैठने का मन नहीं करता, मतलब 1 दिन बाद बुखार होने वाला है। बहुत से लोगों को पता चल जाता है कल मुझे बुखार होने वाला है, उसको कहा था प्रोड्रोमल सिम्टम्स। प्रोड्रोमल सिम्टम्स के समय अगर हम लंघन कर लें, लंघन क्या है? लंघन परम औषधम। लंघन खाली पेट रहना, उपवास रखना। अगर उस समय हम खाली पेट रह जाएं, बुखार प्रोड्रोमल सिम्टम्स के, बुखार आएगा नहीं। ये बुखार आने के बाद की चिकित्सा नहीं है, ये बुखार ना हो, बुखार हो ही ना, उसकी चिकित्सा वो आपको बता रहे। लंघन उस समय कर लिया जाए तो बुखार नहीं होता है। बुखार क्या है? बुखार बीमारी नहीं है कोई, हमारी बॉडी सिर्फ ये बता रही है कि अंदर कोई दिक्कत है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक्शन दे रही है। हमारी बॉडी उसके लिए एक रेडी हो रही है और बुखार की फॉर्म में वो हमें पता चल रहा है अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का एक सिम्टम बता रही है बुखार। बुखार अपने आप में बीमारी नहीं है। बुखार को दबा देते हैं हम गोली खा के, मतलब बॉडी जो रिएक्शन दे रही है अंदर इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसको हमने दबा दिया। दबाना भी जरूरी होता है कई बार, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़े ना। लेकिन ये समझने वाली बात है कि बुखार आ रहा है, अगर एक लिमिट से ज्यादा नहीं है तो उसे आने दो, क्योंकि बॉडी उसका रिएक्शन दे रही है, बॉडी का वो क्योरिंग मैकेनिज्म है। एब्सोल्युटली। लेकिन लंबे समय तक अगर ये होता है, बहुत ज्यादा एक लिमिट के ज्यादा हो तो नुकसान देता है, तो दिक्कत है। तो मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है जी सर। वहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोई साइड इफेक्ट है? आप रोटी खाते हो, बिल्कुल। कितनी रोटी खाते हो? सर डिपेंड करता है भूख के ऊपर, कभी कभार 2, कभी कभार 3 और कभी कभार 4 से ज्यादा नहीं। 4। अगर आप 4 की जगह पे 12 रोटी खा लो तो क्या होगा? ऑब्वियसली सर बीमारी होगी किसी न किसी रूप में। तो क्या रोटी का साइड इफेक्ट है? हो गया ना रोटी का साइड इफेक्ट भी। अब हो गया। तो हर वो चीज जो आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, जरूरत से कम खा रहे हो या बेटाइम खा रहे हो, उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो ये कहना कि इसका साइड इफेक्ट है या नहीं है, साइड बेनिफिट जरूर है इसके साथ। अगर आपने एक दवाई ली उसके और मल्टीपल बेनिफिट भी जरूर हो जाएंगे आपको, क्योंकि हमारा होलिस्टिक अप्रोच है। मान लो आपने गिलोय लिया, उसमें गिलोय में आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, आपका हार्ट भी अच्छे से काम करेगा, आपके जोड़ों में अगर कुछ होगी तो लंबे समय में वो भी फायदा करेगा। त्रिफला आप ले रहे हो, त्रिफला के साइड बेनिफिट ही इतने सारे मिलेंगे। लोग कहते हैं पेट के लिए अच्छा है त्रिफला, पेट के लिए तो है ही है, उसके अलावा 1000 चीजों के लिए त्रिफला अच्छा है। हरड़ बहेड़ा आंवला जो है वो सबसे अच्छा हमारे पूरे शरीर के लिए रसायन बताया गया आयुर्वेद में। इसको हमारी बॉडी को रिजुवेनेट करता है, यंग रखता है। 2-3 साल तक अगर रेगुलर किसी ने ले लिया तो उसको इसके चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। सिंपल सा तरीका है, हरड़ बहेड़ा और आंवला 1:2:4 की रेशो में अगर ले लिया तो चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। आंवला के अपने बेनिफिट्स हैं, हमारी स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, हम आपको लगेगा चेहरे पे एक ग्लो है, एक नूर आ रहा है चेहरे पे। उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमारी बीमारियां हैं वो सारी आपको लगेंगी ठीक होती चली जा रही। थायराइड किसी को लंबे समय से है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लंबे समय तक अगर त्रिफला का सेवन किया जाए, पेट तो है ही है, तो ये क्या हुआ? साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट जरूर हो गए।
लेकिन आप चिकित्सक की देखरेख में अगर आयुर्वेदिक दवाइयां लें तो बहुत सारा मतलब सही मात्रा में सही समय पे लो तो इसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं जी। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे देखा गया था कि बहुत लोगों ने ना नेचुरोपैथी आयुर्वेदा का रुख किया था और उनको शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से वो लोग जी पाए थे या फिर लंबा जिए थे क्योंकि सर बहुत कैजुअलिटी हुई थी उस टाइम पर बहुत लोग अपनी जान खो बैठे थे और बहुत नुकसान हुआ था भारी नुकसान हुआ था बट जो लोगों ने आयुर्वेदा का या फिर नेचुरोपैथी का रुख किया था आज कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ पहले से काफ़ी बेटर हो गई है या फिर उनकी प्रैक्टिस को करते करते उन्होंने अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस फील किए हैं तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में देखिए, कोरोना के समय में लोग आयुर्वेद की तरफ वापस आ गए। दुनिया जो है ना, ये गोल है। ये आयुर्वेद जब से सृष्टि आई थी, सृष्टि बनी थी, तभी से आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद दुनिया जो है वो गोल है और जैसे जैसे लोगों को समझ आ रही है तो लोग आयुर्वेद की तरफ वापस आते चले जा रहे हैं। कोरोना का समय में बहुत से लोगों ने काढ़ा पिया और उन्होंने देखा कि किस तरीके से आयुर्वेद कितना कारगर है कि काढ़ा पीने वालों को देखा जा रहा था कोरोना नहीं हो रहा था, कोविड नहीं हो रहा था, बीमारी हो ही ना। मेन आयुर्वेद का रोल वहां पर है कि आप अगर आयुर्वेद का अच्छे से फॉलो कर लो, पालन कर लो, तो बीमारी होने के चांसेस ही नहीं होंगे। तो ये आयुर्वेद लोगों को समझ आया कोरोना काल में कि किस तरीके से अच्छे उसके रिजल्ट है। जब बाहर जो है आवाजाही बंद थी, लोग आराम से बैठे हुए थे, बाहर पोल्यूशन नहीं था, बिल्कुल ही चेंज थी सिनेरियो सिचुएशन और लोग आयुर्वेद का पालन कर रहे थे। क्योंकि सर आयुर्वेद डिसिप्लिन भी सिखाता है ना, साथ साथ क्योरिंग मैकेनिज्म तो है ये, साथ साथ डिसिप्लिन भी देता है और जो डिसिप्लिन है ना वो अपने आप बीमारियों से दूर रखता है आपको जी। तो कोरोना में लोगों को डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी और लोगों ने वो चीज अपनी जिंदगी में ऐड किया आयुर्वेद के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग ना अपनी इनडिसिप्लिन लाइफ के चलते ओवर ईटिंग करते हैं, बॉडी के अंदर फैट उस लेवल तक बढ़ता चला जा रहा है कि लोग ओवर ईट का शिकार हो गए हैं। क्या वो चीज भी आप आयुर्वेद के माध्यम से कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं? देखिए, बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी हमारा ना वेट बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि क्या क्या वो, अगर उन्होंने ये फॉलो कर लिया तो पहले दिन से चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी, पहले दिन से वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वेट कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले खाने को पीना है, खाना नहीं, खाना, खाना, खाने को पीना। पीना कैसे है? खाने को इतना चबाना है कि वो पेस्ट बन जाए, लिक्विड बन जाए, हमारे आंतों को कम काम करना पड़े। जो हम खाना खाते हैं ना, कुछ हमारा डाइजेस्ट होता है, कुछ हमारा चिपक जाता है आंतों में जाके, और वो चिपकता है वही हमारे को नुकसान देता है लंबे समय में। तो खाने को पीना, खाना, खाने को पीना है हमें। दूसरा हमें क्या करना है, खाने को जब हम मुंह में लेते हैं ना, तो मुंह में जो है हमारे एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है वो हमारे खाने में मिलता है और हमारे बॉडी में जाके, पेट में जाके वो डाइजेशन का काम करता है, खाने को डाइजेस्ट जल्दी करने में मदद करता है अमाइलेज। जितना हो सके हमारे सलाइवा मिल के खाना जाएगा तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा बॉडी में जाके। तीसरा, जो हमें चीनी का प्रयोग हम कर रहे हैं, जो व्हाइट पॉइजन है, ये कोकेन के बाद दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा एडिक्शन करती है हमारे को। इस चीनी का हमें अवॉइड करना है, चीनी का हमें प्रयोग नहीं करना है। चीनी में हम डूबते चले जा रहे हैं। लस्सी में चीनी, छाछ में चीनी, कई प्रांतों में दालों में चीनी होती है, फिजी ड्रिंक्स में चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी, मिठाइयों में चीनी, हम जो खा रहे हैं उसमें आसपास चीनी है। चीनी में हम डूब चुके हैं। तो चीनी को हमें अवॉइड करना है। चीनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। चीनी में हमें 19 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, चीनी में कुछ नहीं है, चीनी में जीरो है। चीनी में आप कहोगे मीठापन है, मीठापन भी वो है जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो चीनी को अवॉइड करना है हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक नियमित रूप से व्यायाम करना है। व्यायाम करना है हमें, कम से कम ब्रिस्क वॉक करनी है रोज की 30 मिनट्स की, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। उसके साथ साथ एक चीज और ऐड करनी है, जो हम रेगुलर थोड़ी थोड़ी देर में मंचिंग करने लगते हैं ना, वो मंचिंग अवॉइड करनी है। खाने के लिए हमें सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना और सूर्योदय से पहले हमें कुछ नहीं खाना। ये चीजें अगर हमने फॉलो कर ली तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स और इंप्रूवमेंट हमें नजर आएंगे। अगर हमने मंचिंग बंद कर दी, खाना का मन हो या ना हो, भूख हो या ना हो, हम रास्ते से जा रहे थे, नया रेस्टोरेंट खुला या कोई अच्छा रेस्टोरेंट लगा, थोड़ी देर चल कुछ खा लिया फिर चले गए। आपकी बॉडी नहीं मांग रही हो। स्वाद का रास्ता अलग जा रहा है और हेल्थ का रास्ता अलग जा रहा है, दोनों रास्ते अलग है, दोनों साथ में नहीं चलते। 2.5 इंच की जीवा हमसे पाप कराती है।
टेस्ट के कारण हमने शरीर की आहुति चढ़ा दी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से ये चीजों को अवॉइड करना है। नियमित रूप से खाएंगे और 9 से 6 के बीच में खाना खाएंगे, उसके आगे पीछे कुछ नहीं खाएंगे। ये सब चीजें अगर फॉलो कर लिया, रात को कम खाना है, सुबह ऐसे खाना है राजा की तरह, दोपहर को खाना है हमें नॉर्मल आदमी की तरह, रात को खाना है भिखारी की तरह, कम खाना है रात को। रात का खाना 4 घंटे बाद, 4 घंटे पहले खाना चाहिए हमें सोने से। खाना जो हम खाते हैं वो 4 से 24 घंटे में डाइजेस्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दैट वी आर ईटिंग। तो 4 घंटे का गैप रख के खाना, अगर ये चीजें फॉलो कर ली तो पहले दिन से चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी, पहले दिन से वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, नेचुरल तरीके से होगा। लोग क्या कहते हैं हमें तो गोलियां दे दो वेट लॉस की, हमें कुछ करना ना पड़े। हम समोसे पकौड़े इडली खाना चाहते हैं, हम समोसे पकौड़े ये सब चीजें भी खाएं, तली हुई चीजें भी खाते रहें, और हम पिज्जा बर्गर नूडल्स हॉट डॉग कोल्ड डॉग सब खाते रहें और हम गोलियां भी खा लें। मतलब वो क्या चाहते हैं कि हम ऊपर से पानी भी चलाए रखें और नीचे सूख भी जाए। हम नीचे पोछा तो मारते रहे लेकिन ऊपर पानी भी चलता रहे, पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे पॉसिबल है? हम इस कलयुग में जी रहे हैं जहां पे हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने में हम लगे हुए हैं। हम उसको सही नहीं करना चाहते, हमें शॉर्टकट चाहिए उसके। एक प्रॉपर नींद भी बहुत जरूरी है वेट लॉस कंट्रोल करने के लिए। डिसिप्लिन्ड स्लीप बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर हमने सारी चीजें फॉलो कर ली तो बहुत अच्छे से लाइफ डिसिप्लिन होगी। वात पित्त कफ 3 दोष हमारे बॉडी को चलाते हैं, जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा वायु संसार को चलाते हैं, उसी प्रकार से 3 दोष बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे हमारे, अगर हमने ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो कर ली। सर आप बताना चाहोगे एक इंडिविजुअल की लाइफ में उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है, हेल्थ पे, वेलनेस पे, वात पित्त कफ का क्या इन्फ्लुएंस होता है? देखिए ये 3 दोष बताए गए हैं हमारे शरीर में चलाते हैं। 7 धातुएं बताई गई हैं, रस रक्त मांस मेज अस्थि मज्जा शुक्र, और 5 प्रकार की वायु बताई गई है, प्राण अपान उदान समान व्यान, और 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं हमारे शरीर के अंदर। ये सारी चीजों के लिए, तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए हमारे लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए। हमारे आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या, आहार विहार, परिचर्या सब उसी प्रकार से होना चाहिए, तो ये तीनों दोष बैलेंस रहते हैं। जब भी ये तीनों दोष ऊपर नीचे होते हैं तो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए आहार विहार ठीक होना चाहिए, हमारा नींद डिसिप्लिन होनी चाहिए। कुछ लोगों का एक दोष बढ़ा हुआ होता है, कुछ उस हिसाब से वो बीमारी के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। कईयों की वात पित्तज प्रकृति होती है, जनरली ये कॉम्बिनेशन में होता है। कईयों की पित्त कफज होती है। इस तरह से इन तीनों दोषों के कॉम्बिनेशन में प्रकृतियां होती है, उसी हिसाब से उनको उस बीमारी के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। सो इसको आप डायग्नोस कैसे करते हो कि इम्बैलेंसेस को? देखिए जब मैं आपके साथ बैठा हूं तो जब हम पेशेंट से मिलते हैं तो तसल्ली से उससे बात करते हैं। जब मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा तो मैं आपके हाथ का टेक्सचर देखूंगा। हमारा डायग्नोसिस रूम में घुसते ही शुरू हो जाता है। आपने मेरे से पूछी, मैंने आपकी एज आपसे बिना पूछे बता दी आपको, हाँ इतनी, आपने कहा बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि हमारा डायग्नोसिस वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे ही हम रूम में घुसते हैं, आपके कलर, आपके फेस का टेक्सचर, आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी पैर की मूवमेंट कैसी है, आप बोल कैसे रहे हैं, वहीं से हमारा डायग्नोसिस शुरू हो जाता है। आयुर्वेद सिर्फ एक लिमिटेड नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हमने देखा अनलाइक एलोपैथी की चल बुखार है तो सबको पैरासीटामोल दे दी। बहुत ही कस्टमाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपकी प्रकृति के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है। शुगर आपने बात की थी, व्हाइट शुगर की, बट इसके अलावा ना आजकल लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स निकाल लिए हैं। बहुत लोगों ने खांड यूज करने घर में शुरू कर दी है, देसी खांड, शक्कर खानी शुरू कर दी है। इनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि ये कितने सही हैं या फिर ये भी सेम प्रणाली में आती है? शुगर ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट नहीं है, ये ओरिजिनल है। जो हम पहले खाया करते थे, खांड लिया करते थे, गुड़ खाया करते थे। चीनी का भाई जब अंग्रेज आए कोई लेता नहीं था हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग शुगर और हम खांड और गुड़ लिया करते थे उस समय, शक्कर लिया करते थे उस समय। अब उन्होंने देखा कि ये चीनी जो बेचनी है कैसे बेची जाए, फ्री में दो, इंडियंस को, भारतीयों को फ्री में बांटो। कुछ चीज फ्री में बांटी जाती है तो लोग उसके आदी हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं। फ्री में तो अब जहर भी ले लेते हैं। पहली बार सिगरेट पीता है तो अपने दोस्त के साथ फ्री में पीता है, फिर पैसे देके पीता है, ठीक बात कोई भी आदमी पीता है। तो चीनी जो है वो पहले फ्री में बांटी गई, उसके बाद लोगों ने पैसे देके लेना शुरू किया। तो जब चीनी बनती है तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस से बनती है, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है, सल्फर का प्रयोग होता है,
उसको बहुत ज़्यादा रिफाइंड किया जाता है, और अगर आप किसी चीनी मिल के बाहर से जाओगे तो आपको बहुत गंदी स्मेल आएगी, बहुत गंदी बदबू आएगी, इतने ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल होता है चीनी में। जबकि जो गुड़ होता है वो सिंपल प्रोसेस से बनता है, गन्ने के रस से बनता है, केमिकल का प्रयोग नहीं होता। तो पहले जो था वो केमिकल के बगैर ही हम यूज़ किया करते थे, गुड़ यूज़ किया करते थे, खांड यूज़ किया करते थे। ये सब तो हमने अभी से शुरू कर दिया, चीनी के लेनी है, ये लेनी है, जब से हम बिना देखे आंखें बंद करके हम वेस्टर्नाइज होते गए, तो हमने देखा चलो यही ले लो। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि वो बिना केमिकल के चीजें जो हैं वो हम यूज करते आ रहे हैं लंबे समय। आयुर्वेद ट्रीटमेंट में ज्यादातर किस चीज पर ध्यान दिया जाता है? वेलनेस मेडिसिन पे, डाइटरी चेंजेस पे, या लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस पे? देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी मेडिसिन, डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, सब चीज़ें हम उसको बताते हैं, और अगर आप फॉलो कर पाओ तभी आप उसको शुरू करो। सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ों से हम नहीं करते कि आपको दवाइयाँ बता दिया, कुछ बता दिया और बाकी चीज़ें हमने छोड़ दी, इग्नोर कर दी। तो हम इसको होलिस्टिकली सब चीज़ें बताते हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस बताते हैं। उसके बाद ही हम उसको एडवाइस करते हैं कि अब आपने ये सब चीज़ें अच्छे से फॉलो कर रही है। खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप वो नहीं फॉलो कर पाए तो कैसे होगा। 5 मिनट प्राणायाम अगर आपने कर लिया तो वो जो प्राणायाम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो 72,000 नाड़ियों को स्टिम्युलेट करता है बॉडी में। जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी एक्सटर्नल मसल्स के लिए जरूरी होती है, लेकिन जब हम योग करते हैं तो वो हमारे हर एक ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करती है, हमारी सेंसेशन जो नाड़ियों में होता है उसको स्टिम्युलेट करती है, प्राण शक्ति को जागृत करती है। तो योग की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, प्राणायाम की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो हर आदमी को 5 मिनट प्राणायाम डेली बेसिस पे अवश्य करना चाहिए। 5 मिनट कोई बहुत मुश्किल नहीं है समय निकालना, कि आप 5 मिनट खाली पेट सुबह अगर प्राणायाम करते हो तो एक आपकी प्राण शक्ति जागृत रहती है। बट बहुत से लोग हैं जो दूसरे फॉर्म में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो रनिंग करते हैं डेली, बहुत से लोग हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई ना कोई जिम जाते हैं, वेट एक्सरसाइज करते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे असर नहीं करती हैं? आप वो सारी एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, हमारी मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, मसल्स के लिए सारी एक्सरसाइज आर वेरी गुड। लेकिन जब हम योग की बात करते हैं तो योग सिर्फ मसल्स तक सीमित नहीं है, वो ऑर्गन्स तक सीमित है। योग में जो है वो हम जो सांस लेते हैं उसको नियमित करके हम जो है सारी नाड़ियों को प्रज्वलित करते हैं। तो योग इज मोर, इट्स सिंपल है, लेकिन वो इंटरनल तक हमें फायदा देता है। वो मोर ऑफ एक्सटर्नल एक्सरसाइज है, ये मोर ऑफ इंटरनल एक्सरसाइज है। देखो सर, हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसमें भी सांसें बहुत तेजी से, सांसें अच्छी, वो अच्छा है हमारी बॉडी के लिए करना, कार्डियक एक्सरसाइज है, कार्डियो वो करनी चाहिए। मैंने आपसे ये बोला कि वो अच्छा है, लेकिन ये वो एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। 5-7 मिनट अगर ये करेंगे तो इसमें भी फायदा होगा। दोनों चीजें की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये अच्छा नहीं कि ये नहीं करना या वो करना है, वो तो करना ही है, लेकिन 5-7 मिनट आप ये भी करोगे तो इससे भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपके ऑर्गन्स के लिए अच्छा है। योग को आप सबको अपनी लाइफ में हिस्सा बना लेना चाहिए, अगर नहीं है तो। हाँ, अब तो क्या है ना कि योग का आपने देखा कि चलन जो है पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया है। हमारे देश से 5,000 योगा टीचर हर साल जो है वो वेस्ट में जाते हैं योग सिखाने। इतने ज्यादा बड़े स्केल पर योग जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर होता चला जा रहा है, नो डाउट, इतने बड़े स्केल पे। और हमें क्या होता है कि जब वो लोग करना शुरू करते हैं तब हमें अपनी चीज की इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए हम लोग भी वो सब करना हम काफी हद तक शुरू हो गए। महर्षि पतंजलि ने योग के जो जनक बताए गए हैं, वो उन्होंने आज से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले ये सब बता दिया था कि हमें ये क्रियाएं करनी है। मॉडर्न साइंस आज उसको अपने तरीकों से प्रूव करता आ रहा है। कितने बड़े बड़े योगी हुए हैं जिन्होंने अपनी प्राण शक्ति को प्रूव किया, और मेडिकल साइंस को नेगेटिव उस समय गलत प्रूफ कर दिया। क्लिनिकली डेड हो गए योग के द्वारा, और फिर दोबारा से अपनी प्राण शक्ति को जागृत कर दिया। ऐसे बड़े बड़े योगी हैं। डॉक्टर साहब क्या करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? देखिए, सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, और योग भी मेरी डेली लाइफ में इंक्लूडेड रहता है। जब भी सुबह उठें तो ऊपर वाले का, भगवान का शुक्राना जरूर कीजिए। और क्योंकि देखिए, हम जब ये करते हैं ना तो हमारा सारा ध्यान उस पर आ जाता है कि हमारी जिंदगी में आज हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, उससे हमारा ध्यान हट जाता है। क्या खो दिया उससे ध्यान हट जाता है। जब हम सुबह 2-5 मिनट ऊपर वाले का, अपने इष्ट देवता का शुक्रिया करते हैं तो हमारे को डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
पार्किंसन की संभावना घट जाती है, डिमेंशिया की संभावना घट जाती है। सुबह उठ के सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्राना। बहुत से लोग कहेंगे क्या करें, क्या मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्यों मैं शुक्राना करूं। आज के लोग यही सोचते हैं ना, यूथ यही सोचता है कि मैं व्हाई शुड आई डू दिस, दे नीड अ रीजन फॉर दैट। So the most important reason is that there are around 2.5 lakh people who haven't seen the next day. 2.5 लाख लोगों ने वो सुबह नहीं देखी, तो आप उनमें से हो जिन्होंने वो सुबह देखी। आपने रात का भोजन खाया, मेरे ख्याल 30 से 40% पूरे देश की, पूरे दुनिया की आबादी में शायद उनको 2-3 समय का भोजन भी नहीं मिल पाया होगा। आपके हाथ में एक फोन है, स्मार्टफोन, जिससे आप वीडियो देख पा रहे हो, बहुत से लोगों के हाथ में वो भी नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है कि अगर हम देखने लगे तो आज हमारे पास क्या है, तो हमारा ध्यान, हमारी सब चीजें जो है वो उसी हिसाब से चलने लग जाती है। ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब उठते हैं तो हमें ये देखना है कि हम हमेशा उठे तो राइट साइड करवट लेके उठे, लेफ्ट साइड करवट लेके ना उठे। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एक तरीके से रिलैक्स होता है, पल्स, हार्ट, सब चीजें रिलैक्स मोड में होती है और हड़बड़ी से उठ जाते हैं बहुत से लोग। लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, तो एकदम से हमारी जो ब्लड फ्लो है वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है। जब हम उठे राइट साइड, हमारी डाइजेस्टिव जो है, डाइजेशन भी हमारा इंप्रूव होता है क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो राइट में जाता है जब हम राइट करवट लेके उठते हैं। तो जब भी उठे राइट करवट लेके उठे। उसके बाद हमारे हमेशा 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक राइट नॉस्ट्रिल। अब इन दोनों नॉस्ट्रिल में से हमारी एक नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रही होती है एक टाइम पे और दूसरी नॉस्ट्रिल कम चल रही होती है। अगर आप अभी भी देखोगे तो एक से सांस ज्यादा आ रही होगी, एक से कम। आप चेक करो आपकी किससे ज्यादा आ रही है। एक से ज्यादा आ रही होगी और एक से कम, राइट से। तो राइट यानी कि हमारी सूर्य नाड़ी होती है और लेफ्ट जो होती है वो चंद्र नाड़ी होती है। तो जब भी उठे सुबह सबसे पहले देखें किससे ज्यादा आपकी नॉस्ट्रिल आ रही है, तो वही पैर पहले नीचे रखें। उससे क्या होगा, उससे जो ग्राउंडिंग एनर्जी है, वो ग्राउंडिंग एनर्जी हमारी बॉडी को तुरंत रिचार्ज कर देगी। अमेजिंग सर। राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो राइट पैर पहले रखें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो लेफ्ट पैर पहले नीचे रखें। उसके बाद जब ये कर लिया तो हड़बड़ी में नहीं उठना, दिमाग को, मगज को रिलैक्स भी करना है। 10 मिनट 5 मिनट की मेडिटेशन भी जरूर करें। उस मेडिटेशन के कारण आप पूरे दिन जो है वो आपका शार्पली जाता है। जिस तरीके से वो कुल्हाड़ी को शार्प किया जाता है ना, ये पूरे दिन के लिए मेडिटेशन उसी तरीके से हमारी बॉडी पे काम करती है। तो 5 मिनट की मेडिटेशन जो है वो हमारे शरीर के लिए पूरे दिन के लिए अच्छी रहती है। दिमाग बड़ा शार्प। मेडिटेशन करने के बहुत तरीके हैं, आप कोई सरल तरीका बताना चाहो हमारे लिसनर्स को, जो जिसको वो फॉलो करें तो उनकी लाइफ में कुछ बदलाव है? देखो मेडिटेशन ना बहुत से लोग समझते नहीं है क्या है क्या नहीं है। अगर सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, मेडिटेशन जिसको नहीं भी समझ आती है, अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाओ। सांस बाहर आ रही है, बाहर जा रही है, बाहर आ रही है, बाहर जा रही है, आंख बंद करके बस उसी पे ध्यान लगाओ। इतना बेसिक हर कोई घर बैठे कर सकता है। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर बिगिनर्स। इतना कर लो, 5 मिनट कर लो, धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगी क्या है। दिमाग को शांत करके एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर लो। शांत रखना बहुत जरूरी है।